नमस्कार जय हिंद दोस्तों, M2M क्लासेज में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं यूपी पीसीएस और आरओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इसमें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो सभी के बीच, और साथ ही साथ मेरे साथ सभी क्वेश्चनों को कमेंट बॉक्स में करते रहना, जवाब सभी का देते रहना। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक का क्या नाम था। सारनाथ जो अभिलेख है काफ़ी फेमस है सम्राट अशोक का, तो उसके बारे में पूछा है कि उससे अशोक के नाम का, यानी जिस अशोक का नाम जो सारनाथ अभिलेख में मिला है वो क्या मिला है। बुद्ध साक्य, देवनामप्रिय या धर्मशोक, या इनमें से कोई नहीं। देखो अलग अलग साक्ष्य मिले हैं, काफ़ी जगहों से अलग अलग नाम मिले हैं सम्राट अशोक के, तो उन सभी को आप अच्छे से पढ़ना। पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो अशोक वर्धन मिला है अशोक के बारे में, अशोक वर्धन विष्णु पुराण में मिला है अशोक का नाम, ठीक है। बुद्ध साक्य और अशोक मिला है, ये मांस की अभिलेख है, काफ़ी फेमस है वहाँ से, ठीक है। एक है आपका ब्राभू अभिलेख, राजस्थान में पड़ता है ब्राभू अभिलेख, उससे मिला है मगधाधिराज। देखो 12वां और जो 13वां इसका शिलालेख है, उसमें साक्ष्य मिला है देवनामप्रिय के बारे में। और देखो रूमनदेही अभिलेख भी है और गिरनार अभिलेख भी है, इनसे देवनामप्रिय प्रियदर्शी का अभिलेख जानकारी मिलती है। और देखो बराबर की गुफाओं में भी पूछा जा सकता है, बराबर की गुफाओं में अशोक का नाम मिला है प्रियदर्शी राजा। और देखो 4 अभिलेख और बता रहा हूँ मैं आपको, मांस की, गुर्जरा, नेत्तूर और उड़ेगोलन, ये चारों अभिलेख याद कर लेना अच्छे से। मांस की, गुर्जरा, नेत्तूर और उड़ेगोलन, यहाँ से अशोक राजा का नाम मिला है, ठीक है। बुधनी अभिलेख भी है एक, वहाँ से मिला है इसके बारे में, महाराज कुमार के बारे में। तो देखो ये जो सारनाथ अभिलेख है, इसमें इसका अशोक का नाम मिला है धर्मशोक, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मशोक नाम मिला है सारनाथ अभिलेख का, अभिलेख से, सारनाथ अभिलेख से धर्मशोक नाम मिला है सम्राट अशोक का। देखो अशोक के बारे में बात करें, अशोक जो काफ़ी फेमस शासक हुए हैं, ये मौर्य वंश के शासक हुए हैं। देखो मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, 323 BC में की थी उन्होंने, और 298 तक शासन किया था, ठीक है। देखो 2 लेखक हुए हैं, यूनानी लेखक प्लूटार्क और जस्टिन, इन्होंने इनको चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। देखो जस्टिन जो था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, याद रखना। और ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो सेना थी काफ़ी विशाल थी, तकरीबन 6,40,000 इसके पास सैनिक थे, ठीक है। और इसे चंद्रगुप्त मौर्य को ही भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। और जो गुजरात में देखोगे आप, जो गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील है, उसका निर्माण भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। देखो इसकी सुदर्शन झील की आगे मरम्मत फिर रुद्रदामन ने करवाई थी, जिसकी जानकारी उसने जूनागढ़ अभिलेख में दी थी, ठीक है। जूनागढ़ जो अभिलेख है रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था, और संस्कृत भाषा का सबसे पहला है और सबसे लंबा भी है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी फेमस शासक हुए हैं, याद रखना। इन्हीं के टाइम में हुआ था सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण 305 में, ठीक है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में 3 समझौते हुए थे, उसके बाद उनको भी पढ़ लेना। बेटी हेलेना थी जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया था। मेगास्थनीज भी चंद्रगुप्त के ही टाइम में आया था, सेल्यूकस का राजदूत था, जिसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, इंडिका, याद रखना, कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है। और फिर आगे फिर 500 हाथी भी उपहार में दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को, ठीक है। और फिर 300 BC में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में प्रथम जैन संगति भी हुई थी, उसका आयोजन कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, प्रथम जैन संगति का, ठीक है। और ये भद्रबाहु का शिष्य था, इसी वजह से इसने श्रवणबेल गोला में जाकर के 298 BC में अपने प्राण त्याग दिए थे, संलेखन या संतारा प्रथा के माध्यम से। और इसकी पत्नी थी दुर्धरा, जिससे इसका पुत्र हुआ था बिंदुसार। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बना था बिंदुसार, जिसने शासन किया था 298 से लेकर के 272 तक। देखो बिंदुसार के बारे में ऐसा कहा जाता है वायु पुराण में कि भद्रसार कहा गया है वायु पुराण में बिंदुसार को, और इसके अलावा जो अन्य पुराण है उसमें बारीसार कहा गया है। ये भद्रसार और बारीसार बिंदुसार को कहा गया है, याद रखना। और देखो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है, ठीक है। और देखो ऐसी भी जानकारी मिलती है कि बिंदुसार की 16 पत्नियां थीं, उनमें से एक इसकी प्रिय पत्नी थी जिसका नाम था धर्मा, या सुभद्रांगी भी कहते हैं उसे, ठीक है। उसी से अशोक का जन्म हुआ था, सुभद्रांगी से। और देखो एक चीज़ याद रखना, जो बिंदुसार के कुल पुत्र थे बिंदुसार के 101, जिसमें से सबसे बड़ा था सुसीम और सबसे छोटा था सित्तिस, ठीक है। उनमें से एक था
अशोक। ठीक है, अशोक के द्वारा जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उत्तराधिकार की लड़ाई में अशोक के द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। केवल एक भाई को जीवित छोड़ दिया था उसने, जिसका जो सबसे छोटा भाई था, जिसका नाम था तिस्स। ठीक है, तिस्स को नहीं मारा था उसने। फिर ये शासक बना था। देखो बिंदुसार के टाइम में जो अशोक था, उसका अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, अवंती का, तक्षशिला का तो इसका सबसे बड़ा बेटा था सुसीम। ठीक है, फिर ये शासक बना था चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक शासक बना था फिर अपने 99 भाइयों को मारने के बाद। देखो बिंदुसार के बारे में दो चीज़ और याद रखना कि बिंदुसार के टाइम में 2 विदेशी यात्री आए थे, 2 विदेशी राजदूत आए थे। एक का नाम था डायमेकस और एक का नाम था डायोनिसस। जो डायमेकस था वो सीरिया से आया था। सीरिया का राजा था एंटीयोकस, उसके द्वारा भेजा गया था उसको। ऐसा कहा जाता है कि सीरिया का जो राजा था एंटीयोकस, उससे बिंदुसार ने 3 चीज़ें मांगी थी। एक मांगी थी उसने मंदिरा, एक अंजीर और दार्शनिक। ठीक है, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे थे उसने, मंदिरा और अंजीर वगैरह भेज दिए थे। और देखो डायोनिसस था, ये मिस्र से आया था। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना बिंदुसार के बारे में कि ऐसा कहा जाता है कि इसके जो शासनकाल में मंत्री परिषद हुआ करती थी उसमें 500 सदस्य हुआ करते थे। बिंदुसार की मंत्री परिषद जो हुआ करती थी 500 सदस्यों की हुआ करती थी। और इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष या प्रधान होता था उसको खल्लाटक कहा जाता था। क्या? खल्लाटक। फिर आगे 272 BC में बिंदुसार की मृत्यु हुई थी। फिर बिंदुसार की मृत्यु के बाद चाणक्य का शिष्य था राधागुप्त, उसकी मदद से शासक बना था अशोक अपने 99 भाइयों को मारने के बाद। ठीक है, 269 में यह शासक बना था और 232 BC तक इसने शासन किया था अशोक ने। ठीक है, और देखो अशोक के नामों के बारे में मैंने तो आपको अच्छे से बता ही दिया कि क्या क्या नामों के बारे में जानकारियाँ मिली हैं इसके बारे में। ठीक है, अशोक ने जो अपना पहला विवाह किया था वो अवंती की राजकुमारी थी महादेवी, उससे किया था। ठीक है, अशोक की पहली शादी हुई थी अवंती की राजकुमारी महादेवी से, और महादेवी से ही इसके जो पुत्र और पुत्री हुए थे। एक पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, जिन्हें इसने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। ये भी पूछे जाते हैं काफ़ी। और अशोक ने दूसरा विवाह किया था कारुबाकी से। ठीक है, कारुबाकी से किया था और यह कलिंग की राजकुमारी थी और इसका पुत्र हुआ था इससे तिवर भी काफ़ी फेमस हुआ है, ये भी जानकारी कर लेना। ठीक है, फिर इसका तीसरा विवाह हुआ था पद्मावती से और ऐसा कहा जाता है कि पद्मावती से ही इसका पुत्र हुआ था कुणाल, जो आगे फिर इसका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, तो अशोक के बारे में काफ़ी पढ़ना। और देखो इसका फेमस एक युद्ध है 261 BC में अशोक ने एक कलिंग का युद्ध लड़ा था, काफ़ी फेमस है। देखो अर्थशास्त्र ने ऐसा कहा है, अर्थशास्त्र में चाणक्य ने, कि जो कलिंग था वह हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, इसलिए अशोक ने कलिंग के राजा से हाथियों की मांग की थी। लेकिन जो कलिंग का शासक था उसने मना कर दिया था, जिस कारण हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। और देखो उस समय कलिंग का जो शासक था वो नंदराज था। ये भी पूछा जा सकता है कलिंग युद्ध के टाइम में अशोक से युद्ध किसने लड़ा था, तो नंदराज नाम था उस राजा का। ठीक है, देखो हाथी गुफा अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि इसे चेदी वंश के शासक खारवेल ने लिखवाया था। ठीक है, किसने? चेदी वंश का शासक हुआ है खारवेल, उसने लिखवाया था। हाथी गुफा अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, यानी वो धार्मिक हो गया था, तो हृदय परिवर्तन हो गया था काफ़ी। देखो मैंने काफ़ी कुछ बताया, संपूर्ण समझ सकते हो। तकरीबन जो महत्वपूर्ण पॉइंट लगे मुझे मौर्य वंश के वो सब कुछ बता दिए हैं मैंने। अब ये देखो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन, पतंजलि, चरक या धनत्वरी को? बताइए, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? देखो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को, और ये कनिष्क के टाइम में थे। कनिष्क जो कुषाण वंश का फेमस शासक हुआ है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। देखो चौथी बौद्ध जो संगति हुई थी वो कनिष्क के टाइम में ही हुई थी, कुंडनवन कश्मीर में। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के टाइम में हुई थी और नागार्जुन भी कनिष्क के टाइम में ही हुआ था। देखो मिलिंद पनो एक पुस्तक है, उसमें नागार्जुन और शासक है मिलिंद, इसके मध्य चर्चा के बारे में दिया हुआ है। मिलिंद और नागार्जुन, मिलिंद जो पुस्तक है मिलिंद पनो, उसमें नागार्जुन और मिलिंद के बाद मध्य चर्चा के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी फेमस है ये। बरमूडा त्रिकोण यानी बरमूडा ट्रायंगल निम्नलिखित स्थानों में से किन तक विस्तृत है? दक्षिण फ्लोरिडा, प्यूर्टो हवाई द्वीप समूह। देखो ये जो बरमूडा ट्रायंगल है ये पड़ता है आपका उसमें अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ ये
इन तीनों देशों में से बताओ, दक्षिण फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको, हवाई द्वीप, ये कहाँ फैला हुआ है बरमूडा ट्रायंगल? देखो तो समझें इसे अच्छे से कि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बात करें तो देखो, ये बरमूडा जो त्रिकोण है एक काल्पनिक क्षेत्र है, याद रखना ये एक काल्पनिक क्षेत्र है, और जो फैला हुआ है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में फैला हुआ है। जो देखोगे आप तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर फैला हुआ है, ठीक है, याद रखना। और देखो इसमें हम जैसे बरमूडा है, बरमूडा आपका, इसके अलावा दक्षिण फ्लोरिडा, और इसमें जो दिया हुआ है प्यूर्टो रिको, इसको शामिल करते हैं। लेकिन ये जो हवाई द्वीप समूह है ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं है क्योंकि ये प्रशांत महासागर में पड़ता है, और ये बरमूडा जो ट्रायंगल है ये पड़ता है अटलांटिक महासागर में। तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा ए और दो दोनों, एक और दो दोनों, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इसके बारे में। और देखो ये जो क्षेत्र है ना, एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर बहुत अधिक घटनाएं होती हैं, यानी जहाज भी चले जाते हैं तो वो भी डूब जाते हैं, कभी कोई ऊपर भी, यानी कुछ भी समझ सकते हो, काफ़ी घटनाएं होती रहती हैं। जहाज, नाव या एयरक्राफ्ट वगैरह जो कोई भी चले जाते हैं तो लापता हो जाते हैं, मिलते ही नहीं हैं। बहुत ही खतरनाक जगह है, समझ सकते हो। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है, क्योंकि किस लिए है जापान अग्रणी औद्योगिक देशों में? क्योंकि उसके पास प्रचुर खनिज संसाधन है, उसके पास प्रचुर जैव ऊर्जा संसाधन है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ यहीं से हुआ था, उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। बताइए किस वजह से है? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जापान विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाता है, और इसका जो गिनने का महत्वपूर्ण कारण है ना, ये उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता का होना है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो जापान छोटा सा देश है, आप देखोगे इसमें 4 द्वीप काफ़ी फेमस है, होकेंडो, होन्शु, शिकागो, क्यूशु, ठीक है, होकेंडो, होन्शु, शिकागो, क्यूशु। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जापान का, ये कमेंट बॉक्स में बता दो। देखो इसके पास प्रमुख संसाधन नहीं है, प्रमुख खनिज संसाधन नहीं है, कमी है, और जो ये औद्योगिक क्रांति हुई थी ये स्टार्ट लंदन से हुई थी, यानी ब्रिटेन से हुई थी, ना कि जापान से। तो इस वजह से भी समझ सकते हो, ठीक है। काफ़ी फेमस है जापान, अपनी विश्व अग्रणी औद्योगिक देशों में इसको गिना जाता है, और अपनी उच्च क्षमता तकनीकी की वजह से काफ़ी फेमस है। उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है इसको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? भारत के पूर्वी तट पर कौन सा नहीं है? जैसे भारत का 2 पश्चिमी और पूर्वी तट हैं, आप इस हिसाब से समझ सकते हो। ये तो आपका पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी हो गया, ठीक है। तो देखो चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई किस पर है? पूर्वी तट पर है, बिल्कुल चेन्नई यहाँ पर है। और कांडला बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। तो देखो कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है? ये पूर्वी तट पर नहीं है, तो ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में पड़ता है, तो ये तो यहाँ पर है, और यही आंसर पूछा है इसमें। आंसर तो ऑप्शन बी हो गया, क्योंकि जो ये पश्चिमी तट पर पड़ता है, ना कि पूर्वी पर। इसके अलावा आप इसमें ये देखोगे ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है पारादीप बंदरगाह, ये भी काफ़ी फेमस है। तो पारादीप बंदरगाह के बारे में बताऊँ आपको, ये पड़ता है उड़ीसा में, ये यहाँ पर है। तूतीकोरिन बंदरगाह ये कहाँ पर पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में पड़ता है ना? हाँ तमिलनाडु में ही पड़ता है, तो ये भी यही है। देखो बंदरगाहों के बारे में मैं 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ, अच्छे से उन्हें रट लेना। कि देखो देश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो तो मुंबई बंदरगाह है, और देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। और जो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है, याद रखना। और देखो चेन्नई ये कृत्रिम बंदरगाह है, और यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। और सबसे गहरा कौन सा है? सबसे गहरा विशाखापट्टनम बताया, और देश का सबसे बड़ा मुंबई बंदरगाह बताया मैंने, ठीक है। इन सभी को याद कर लेना। और ये जो दिए हुए हैं, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, और आपका तूतीकोरिन बंदरगाह ये पड़ता है आपका, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। और ये जो कांडला बंदरगाह है ये गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 6, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, देखो बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। देखो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। बताओ।
देखो बंद अर्थव्यवस्थाओं के तो आजकल शायद आप देखोगे तो एक आध ही कोई एग्जाम्पल मिल जाए, नहीं सभी खुली अर्थव्यवस्था हो चुकी हैं आजकल। जैसे उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था है, उसे आप बंद अर्थव्यवस्था कह सकते हो। देखो जिस अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात हो और ना ही आयात हो, ठीक है, किसी देश के साथ ना तो निर्यात हो ना आयात हो, तो समझ सकते हो वो बंद अर्थव्यवस्था में आएगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। वह अर्थव्यवस्था जो केवल अपने साधनों पर निर्भर करती है और विश्व के अन्य देशों से विदेशी व्यापार में संलग्न नहीं होती है, उस अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केवल आर्थिक मॉडलों में ही देखा जा सकता है, यह वास्तविक संसार में उपलब्ध नहीं होती हैं। ठीक है, तो समझ सकते हो वर्तमान में ऐसी कोई अर्थव्यवस्था मुश्किल ही बची हो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दादाभाई नौरोजी ने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बीएस मिन्हास ने प्लानिंग एंड दी पुअर का प्रतिपादन किया। एडम स्मिथ ने आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेवेंस्टीन ने उपभोक्तावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कौन सा सही होगा। देखो दादाभाई नौरोजी, इन्हें कहते हैं हम ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें, और इन्होंने ही विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसमें ये पहला तो बिल्कुल सही है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया काफ़ी फेमस पुस्तक है इन्हीं की। ठीक है, बीएस मिन्हास ने प्लानिंग एंड दी पुअर का प्रतिपादन किया। देखो बीएस मिन्हास ने प्लानिंग एंड दी पुअर का प्रतिपादन किया, ये भी ठीक है। तीसरा है इसमें एडम स्मिथ ने आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखो इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की काफ़ी फेमस पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, और इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। देखो साइमन कुजनेस हुए, इन्हें 1934 में जीडीपी की आधुनिक अवधारणा दी थी इन्होंने, साइमन कुजनेस ने। और देखो विलियम पेटी भी बता दूं, उनको फादर ऑफ जीडीपी कहा जाता है, वो भी याद कर लेना, क्योंकि 17वीं शताब्दी में इन्होंने सबसे पहले जो जीडीपी है उसकी आर्थिक गणना की थी, और ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री हुए थे विलियम पेटी, इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ जीडीपी कहा जाता है। देखो हेसियोड भी हुए हैं एक, इन्हें दुनिया के पहले अर्थशास्त्री होने का गौरव प्राप्त है हेसियोड को। इन्होंने ही सबसे पहले अर्थशास्त्र का चिंतन किया था हेसियोड ने, और ये ग्रीक के रहने वाले थे, ग्रीक के अर्थशास्त्री थे, ये काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं जो मैं बता रहा हूँ। और देखो प्रशांत चंद्र महालनोबिस इंडिया में हुए हैं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इन्होंने भारत में सबसे पहले जीडीपी की गणना की थी, और इन्हें फादर ऑफ जीडीपी इन इंडिया कहा जाता है, प्रकाश चंद्र महालनोबिस को। ठीक है, तो देखो एडम स्मिथ ने आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किया क्या, बताओ। क्या ये सही है? देखो ये तीसरा गलत है, क्योंकि आवश्यक न्यूनतम प्रयास जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये लेवेंस्टीन है, एक लेवेंस्टीन उनके द्वारा प्रतिपादित है, तो इस वजह से ये गलत है। चौथा इसमें लेवेंस्टीन ने उपभोक्तावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्या ये सही है, बताओ। आवश्यक न्यूनतम उपभोक्तावादी सिद्धांत, तो देखो ये ऊपर नीचे उल्टे दिए हुए हैं, तो ये भी गलत है इसका चौथा भी। तो इसका सही जवाब है केवल 1 और 2 दोनों। अनुसूचित जाति आयोग का विभाजन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? अनुसूचित जाति आयोग का विभाजन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 91वां, 94वां, 84वां, 86वां या 89वां? बताओ कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति आयोग का विभाजन किया गया था? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें। अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी, अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एसटी। तो देखो सबसे पहले इनका जो उल्लेख था आर्टिकल है 338, ठीक है, 338 में ये दोनों का उल्लेख था, एससी और एसटी का। लेकिन 89वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 2003 में हुआ था, ठीक है, 2003 में हुआ था। इसी के माध्यम से आर्टिकल 338 ए को जोड़ दिया गया, और इसमें अलग से यानी 338 में तो छोड़ दिया ओनली एससी को यानी अनुसूचित जाति आयोग को, लेकिन 338 ए में शामिल कर दिया एसटी को यानी अनुसूचित जनजाति आयोग को, तो इसको अलग अलग कर दिया। फिर इसके बाद आगे 102वां संविधान संशोधन और किया, जो 2018 में किया, उसके माध्यम से 338
बी ये आर्टिकल जोड़ दिया, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय आयोग का जो ओबीसी है उसके लिए एक राष्ट्रीय आयोग बना दिया गया, उसका प्रावधान कर दिया गया 338 बी में। फिर इसके बाद 103वां संविधान संशोधन और हुआ, जिसके माध्यम से 2013 में हुआ था 10% आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है उस आरक्षण का प्रावधान दिया गया, ठीक है। तो समझ सकते हो इसका सही जवाब क्वेश्चन का कौन सा होने वाला है, ऑप्शन डी हो जाएगा 89वां संविधान संशोधन। जब भारतीय पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी पीआईएल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, बताइए। भारतीय पद्धति में लोकहित मुकदमा जो पीआईएल कहते हैं उसे शॉर्ट में, जब ये लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे यानी मुख्य न्यायाधीश कौन थे। एम हिदायतुल्ला, ए एम अहमदी, ए एस आनंद, पी एन भगवती, बताओ। देखो जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी पीआईएल लाया गया था तो उस टाइम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पीएन भगवती देश के मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखना पीएन भगवती। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो जनहित याचिका वह याचिका होती है, जनहित याचिका किसे कहते हैं, जनहित याचिका वह याचिका होती हैं जिसे लोगों के सामूहिक हित के लिए न्यायालय में दर्ज किया जाता है। सामूहिक यानी व्यक्तिगत हित नहीं होना चाहिए, इसमें सामूहिक हित होना चाहिए, उसके लिए न्यायालय में दर्ज की जाती हैं। और जनहित याचिका को वर्ष 1980 के दशक में पेश किया गया था। कब, 1980 के दशक में, याद रखना। जनहित याचिका वो याचिका होती हैं जो लोगों के सामूहिक हित के लिए न्यायालय में दर्ज की जाती हैं, व्यक्तिगत हित नहीं होना चाहिए। नीचे दो कथन और कारण दिए गए हैं, वो देखना है आपको कौन सा सही है। कथन देख लो पहले। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, इसने एक युद्ध में लाखों लोगों को पराजित करने के बाद भी उनकी जान बख्श दी थी, क्या इस वजह से कहा जाता है? तो बताओ इसमें से कौन सा सही होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। देखो इस क्वेश्चन के बारे में बताने से पहले बात करूं आपके बारे में, आपसे इसके बारे में कि ये समझो कि जैसे मोहम्मद गौरी था, उसका आक्रमण हुआ भारत पर, पहला तराइन का युद्ध लड़ा उसने पृथ्वीराज चौहान से, जिसमें वो हार गया 1191 में। उसके बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा जिसे वो जीत गया। उसके बाद उसने भारत में शासन किया। उसके 4 गुलाम थे जिनमें शामिल थे, चारों गुलामों में एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक था यलदौज, एक कुबाचा और एक बख्तियार खिलजी। तो उसने अपने साम्राज्य का विभाजन किया था, यानी विभाजन क्या किया था, उसकी मृत्यु हो गई थी और 3 भागों में बट गया था उसका जो विभाजन है। जैसे कि हिंदुस्तान तो मिल गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। अफगानिस्तान का गजनी जो है वो दिया गया था यलदौज को, और काबुल और कंधार मिला था कुबाचा को। देखो काबुल और कंधार को आप ऐसे याद कर सकते हो, कुबाचा में का आ रहा है तो काबुल और कंधार में भी स्टार्टिंग में का आ रहा है। अफगानिस्तान दिया यलदौज को और हिंदुस्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। इतना ही याद कर लो, काफ़ी कम चल जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कर दी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में, जिसने शासन किया था 1206 से 1210 तक। और ये जो गुलाम वंश रहा था दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, 1206 से 1290 तक रहा था, ठीक है। देखो इसी वंश को मामलूक वंश और इलवारी वंश भी कहा जाता है। इलवारी वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इल्तुतमिश था वो इलवारी तुर्क था, इस वजह से इलवारी वंश कहा जाता है गुलाम वंश को, ठीक है। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। और देखो इसने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर में, और इसको लाख बख्श इसलिए कहा जाता है। देखो ये पहला तो इसमें सही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लेकिन ये दूसरा गलत है कारण, क्योंकि इसे जो लाख बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपनी जनता में लाखों का दान किया था, ना कि वो लाखों यानी युद्ध में लाखों लोगों को पराजित करने के बाद भी उनकी जान बख्शी, ये कारण नहीं है। इसे लाख बख्श इसलिए कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को क्योंकि इसने अपनी जनता में लाखों का दान किया था, और इसी वजह से जो लाहौर की जनता थी उसने इसे लाख बख्श की उपाधि दी थी। इसको पील बख्श भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। पील बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाथियों का दान करने वाला था। इसको कुरान खां भी कहा जाता है क्योंकि ये कुरान का पाठ किया करता था। और देखो इसने कभी भी शासन जो किया था सिंहासन पर बैठ कर के नहीं किया था, सेनापति के रूप में ही इसने शासन किया था। सेनापति को कहा जाता था उस टाइम सिपाहा सालार की उपाधि से ही इसने शासन किया था, कभी ये सिंहासन पर नहीं बैठा था, याद रखना। और देखो इसका गुलाम और आगे फिर दामाद हुआ था इल्तुतमिश, उसको इसने उस टाइम अपना बदायूं का राज्यपाल बनाया था,
और देखो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो यानी चौगान कहते थे पोलो को, चौगान खेलते टाइम घोड़े से नीचे गिर करके लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से फिर इसका जो मकबरा है वो लाहौर में स्थित है। कहाँ पर है? लाहौर में। ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद 1210 में इसका पुत्र था आरम शाह, जिसका आरम बख्श भी नाम है, वो सिंहासन पर बैठा था। लेकिन इल्तुतमिश ने उसे 1211 में जूड़ का युद्ध लड़ा था, उसमें पराजित कर दिया था। जूड़ का युद्ध पूछा जा सकता है कब लड़ा गया था? 1211 में लड़ा गया था जूड़ का युद्ध, ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, पूछा जा सकता है। इसमें इल्तुतमिश ने आरम शाह को या आरम बख्श को पराजित करके फिर खुद शासक बना था और वास्तविक सुल्तान बना था। वो वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है गुलाम वंश का इल्तुतमिश को, इलवारी तुर्क था वो। ठीक है, इतना ही समझ लो, बताने को तो काफ़ी है। फिर आगे तुगलक वंश हुआ, वो गुलाम वंश सबसे पहले हुआ, खिलजी वंश हुआ, फिर तुगलक वंश हुआ, सैयद वंश हुआ, फिर लोधी वंश हुआ। ठीक है, तो उसी हिसाब से देख सकते हो। सबसे अधिक टाइम तक जो शासक किया था वो तुगलक शासकों ने किया था, उसके बाद गुलाम वंश रहा था। और सबसे कम किसने शासन किया? तो खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर, मात्र 30 वर्ष तक शासन किया था, 1290 से 1320 तक। ठीक है, तो देख लो, इसमें सही जवाब है, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, इसमें सार्वजनिक वस्तुओं को बहुत से व्यक्ति अपने मूल्य को कम किए बिना उसी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। दोबारा देखो, सार्वजनिक वस्तुओं को बहुत से व्यक्ति अपने मूल्य को कम किए बिना उसी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। निजी वस्तुएं वे वस्तुएं जिन्हें व्यक्ति अपने उपभोग के लिए प्राप्त करता है और जो एक व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने पर किसी अन्य व्यक्ति को वस्तुओं के उपभोग से प्रतिबंधित करता है। तो बताओ इसमें से कौन सा सही होगा? बताइए। देखो, इसके बारे में, पहले के बारे में देखें। देखो, सार्वजनिक वस्तुओं को बहुत से व्यक्ति अपने मूल्य को कम किए बिना उसी वस्तु का उपभोग कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा व कानून व्यवस्था। फिर इसके अलावा देखोगे आप तो कानून का प्रवर्जन यानी प्रवर्तन, ये सभी सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण होते हैं। तो ये पहला तो सही है। दूसरा, इसमें निजी वस्तुएं वे वस्तुएं जिन्हें व्यक्ति अपने उपभोग के लिए प्राप्त करता है और जो एक व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने पर किसी अन्य व्यक्ति को वस्तुओं के उपभोग से प्रतिबंधित करता है। तो ये भी ठीक है, ये दोनों ही सही हैं इसके। जैसे निजी प्रयोग के लिए कार खरीदना फिर निजी वस्तुओं का उदाहरण है, ये समझ सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे इसके। प्याज कंद की विशेष गंध किस कारण होती है? प्याज कंद की विशेष गंध जो होती है किस कारण से होती है? देखो, प्याज में होता है सल्फर, यानी जो सल्फर यौगिक होता है उस वजह से प्याज कंद की जो विशेष गंध होती है सल्फर यौगिक की उपस्थिति की वजह से होती है। और देखो, ये प्रोटीन की जो संरचना है उसमें महत्वपूर्ण अमीनो अम्ल का घटक है और इन पदार्थों के विघटन के समय देखोगे तो सल्फर की जो गंध है वो प्याज के कंद से निकलती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्याज कंद की जो विशेष गंध होती है वो सल्फर यौगिक की वजह से होती है। अब इसमें देखो, मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मिलान वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और अगर आप मिलान वाले क्वेश्चनों को करोगे तो एक क्वेश्चन से कम 4 या 5 क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो मिलान वाले कहीं भी क्वेश्चन मिले तो उनको अच्छे से निश्चित किया करो। देखो, सरल रेखीय गति, इसका मिलान करना है सरल रेखीय गति का। देखो, सरल रेखीय गति जो होती है एक रेखीय गति है जिसमें वेग की दिशा स्थिर रहती है। क्या कह सकते हो इसको? वेग की दिशा जो रहती है वो स्थिर रहती है और मार्ग जो होता है, मार्ग एक सीधी रेखा में होता है, जैसे हाथ से गिरता हुआ पत्थर देखोगे आप। यानी सरल रेखीय गति दोबारा समझ लो, जिसमें वेग की दिशा स्थिर रहती है और मार्ग सीधी रेखा होती है। ठीक है, जैसे हाथ से गिरता हुआ पत्थर। ठीक है, तो इसमें देख लो, हाथ से गिरता हुआ पत्थर, एक का हो जाएगा 4। गुणन गति, गुणन गति बताओ कौन सा होगा? देखो, गुणन गति के बारे में बात करें। देखो, गुणन गति एक केंद्रीय रेखा के परितः, जैसे समझ सकते हो किसी वस्तु की वृत्तीय गति है, जैसे लट्टू की गति, यानी जो लट्टू घुमाते हैं वो समझ सकते हो वो गुणन गति होती है। जैसे पृथ्वी गुणन गति, पृथ्वी घूमती है, वो भी पृथ्वी की गुणन गति है, सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए, यानी अपने अक्ष के परितः जो घूमती है।
कोई पिंड, आकाशीय पिंड हो या कुछ भी ग्रह हो, तो वो अपने अक्ष के परितः जो घूमता है उसी को कहते हैं गुड़न गति। ठीक है, समझ गए होंगे गुड़न गति किसे कहते हैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष जैसे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, यानी लट्टू की भांति घूमती है, तो पृथ्वी की वो घूर्णन गति ही कहलाती है, उसको पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। इसे परिभ्रमण गति भी कह सकते हो। और देखो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमती है, और इसी वजह से अपना एक जो पूरा घूर्णन पूरा करती है ना पृथ्वी, उसमें टाइम लगता है तकरीबन 23 घंटे 56 मिनट 4-5 सेकंड के आसपास लगता है। और इसी वजह से यानी पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से ही दिन और रात होते हैं। ये महत्वपूर्ण कारण है, आपको बता रहा हूँ कि पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से ही दिन और रात होते हैं पृथ्वी पर जो होते हैं। ठीक है, और देखो विषुवत रेखा पर दिन और रातों की अवधि समान होती है, क्योंकि जो विषुवत रेखा है उस पर सूर्य के सापेक्ष जो कोणीय झुकाव होता है वो सदैव शून्य होता है। इसी वजह से दिन और रात की अवधि विषुवत रेखा पर सदैव समान होती है। ठीक है, ये भी फैक्ट मिल गया आपको। देखो घूर्णन गति लट्टू की भांति गति होती है। दूसरा देखो इसमें वृत्तीय गति, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वृत्तीय गति के बारे में बात करें, एक वृत्त की परिधि के साथ किसी वस्तु की गति या एक वृत्ताकार चाप के साथ घूर्णन है, यानी समझ सकते हो वृत्तीय गति जो होती है एक वृत्त से ही समझ लो, यानी गोला सा होता है जो वृत्त। ठीक है, उसी हिसाब से समझ लो एक वृत्त की परिधि के साथ किसी वस्तु की गति या फिर एक वृत्ताकार चाप के साथ घूर्णन। एक वृत्ताकार चाप घुमा दो तो उसके साथ साथ उसकी परिधि के समांतर आप घूमोगे तो वो घूर्णन यानी वृत्तीय गति कहलाएगी। जैसे धागे से बंधे पत्थर को घुमाना, देखो एक जगह पर किसी धागे को बांध दो और उसमें पत्थर लगा दो तो उसको घुमा दो चारों तरफ, तो यही समझ सकते हो ये वृत्तीय गति कहलाती है। धागे से बंधे पत्थर को घुमाना, इसका 3 हो जाएगा। दोलनी गति, देखो दोलनी गति जो होती है किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है, इसी को दोलनी गति कहते हैं। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति होती है ना, वो दोलनी गति ही कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है, ये दोलनी गति होती है। घड़ी के पेंडुलम की गति 1 4 2 3 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, लेखिका कौन है। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी नामक जो पुस्तक है ये लिखी गई है मीरा कुमार के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मीरा कुमार, ऑप्शन ए सही है इसका बिल्कुल। ये लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं मीरा कुमार। ठीक है, याद रखना लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के द्वारा लिखी गई है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा, साख का, मुद्रा एवं साख का नियंत्रण काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई प्रतिशतों में ये बार बार आ भी चुका है, तो इसे डायरेक्ट ही याद कर लो। देख लो आरबीआई के द्वारा मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। देखो भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीति बनाती है, ये सभी को पता होगा। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी आरबीआई की, बता दो कब की गई थी, कोई बता सकता है, डेट और बतानी है आपको कब की गई थी आरबीआई की स्थापना। 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, इतना बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, गुजरात। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री तेलंगाना राज्य में स्थापित की गई है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना में। गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री तेलंगाना में 2 जून 2014 को बना था। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के जो ये बना था, क्या बोलते हैं इसका नाम, तेलंगाना। बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अनुसार अब तक देश के कुल कितने किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ है, 32 लाख, 34 लाख, 38 या 42, बताइए। देखो बजट 2024-25 के अनुसार देखोगे तो आप प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अनुसार देश के कुल 38 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ है। और यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी अगस्त 2017 में। ठीक है, अगस्त 2017 को ये शुरू की गई थी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 38 लाख।
आपराधिक न्याय डेटा प्लेटफॉर्म के उपयोग में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष पर विद्यमान है? आपराधिक न्याय डेटा प्लेटफॉर्म के उपयोग में बताइए। तो देखो इसमें आपराधिक न्याय डेटा प्लेटफॉर्म के उपयोग में देखोगे आप तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश है इसमें पहले स्थान पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2015 से प्रभावी हुआ। देखो क्योटो प्रोटोकॉल जापान का शहर है क्योटो, उसमें हुआ था 11 दिसंबर 1997 को। UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में इस क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। हालांकि यह जो समझौता हुआ था 16 फरवरी 2015 से प्रभावी हुआ था। तो समझ सकते हो ये जो पहला कथन है इसमें बिल्कुल सही है। हुआ तो ये 1997 को था और ये जो लागू हुआ था ये 2005 से लागू हुआ था, ठीक है। और ये UNFCCC का तीसरा सम्मेलन हुआ था, उसमें स्वीकारा गया था। और देखो क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। तो देखो ये भी सही है, ये दोनों ही सही हैं बिल्कुल। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। और देखो इस प्रोटोकॉल के बारे में बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, तो इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत 2008 से 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 5.2% कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो समझ सकते हो ये दोनों ही कथन सही हैं और जवाब है इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार हरितमा विस्तार हेतु प्रदेश में वर्ष 2024 में कितने करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है? बताइए। 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़। देखो दोस्तों, अगर ये क्लास आपको यूजफुल लगती हो, कुछ ना कुछ समझ में आता हो, कुछ तैयारी में आपके इम्प्रूव हो रहा हो इस क्लास से, तो आपका फ़र्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, लाइक शेयर जो कुछ भी करना होता है सब कुछ करने का। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उस पर मिलेगी, ठीक है। तो बताओ इसमें उत्तर प्रदेश बजट 2025 के अनुसार 24-25 के अनुसार अंतर्गत हरितमा विस्तार हेतु प्रदेश में वर्ष 2024 में कितने करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है? देखो इसका सही जवाब क्या होगा? 35 करोड़, ठीक है, 35 करोड़। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ पर अवस्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, पुणे। बताओ। तो देखो केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो संस्थान है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। देखो इसकी स्थापना की गई थी 1951 में और उस टाइम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह संस्था जो है विशेषज्ञों की सहायताओं से दवाओं पर शोध कार्य व निर्माण करती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। कौन से बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुआ था? अंकोर वाट, वाटुकेब्ज मंदिर, कामाख्या मंदिर या श्री मय्यन मंदिर? बताइए। देखो अंगकोर वाट मंदिर जो है ये सूर्यवर्मन के जो राज्यकाल है उसी के दौरान हुआ था, इसका निर्माण जो हुआ था। और ये कंबोडिया में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है ये अंगकोर वाट मंदिर। कहाँ है? कंबोडिया में। 1113 से 1150 ईस्वी के दौरान बना था ये अंगकोर वाट मंदिर, कंबोडिया में है और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, याद रखना। तो इसी का जो निर्माण हुआ था सूर्यवर्मन के टाइम में हुआ था। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से संबंधित है? उदयगिरी, रायपुर, पोचमपल्ली, वेंकटगिरी? देखो पोचमपल्ली आचार्य विनोबा भावे के जो भूदान आंदोलन है उससे संबंधित है। 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने तेलंगाना का है पोचमपल्ली, वहाँ पर भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। भूदान आंदोलन काफ़ी फेमस है, पूछा जाता है किससे। सही जवाब है इसका पोचमपल्ली किससे संबंधित है? विनोबा भावे से संबंधित है। विनोबा भावे ने किया था भूदान आंदोलन 1951 में किया था, ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है काफ़ी। यानी इसमें भूमि दान करने के लिए किया था, जहाँ जिन पर भूमि नहीं थी उन्हें देने के लिए। लेकिन ये उतना कह सकते हो उतना सफल नहीं हुआ था जितना इन्होंने सोचा या किया गया था, जिसलिए क्योंकि जो भूमियाँ दी गई थी वो जो अनुपजाऊ या बेकार भूमियाँ थी उस तरह की दी गई थी, ठीक।
तो इसका सही जवाब है पोचमपल्ली। निम्नलिखित को इनके स्थापना या पारित होने के कार्यक्रम के संबंध में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम, आम आदमी बीमा योजना, आश्रय बीमा योजना। देखो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, इसकी स्थापना 1995-96 में की गई थी और इसका जो लक्ष्य है ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, कब की गई थी इसकी स्थापना? 1995-96 में। बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम, ये जो बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम है ये 1976 में बनाया गया था। कब? 1976 में लिख देता हूँ, देख लो 1976 में बनाया गया। और इसका भी उद्देश्य बता दूँ, जो बंधुआ मजदूर हैं उनको संरक्षण देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आम आदमी बीमा योजना, ये जो आम आदमी बीमा योजना है ये 2007 में शुरू की गई थी और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य भी याद रखो। इसमें इसके अंतर्गत आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत जो भूमिहीन व्यक्ति हैं या कामगार हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और ये एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। देखो आश्रय बीमा योजना ये शुरू की गई थी 2001 में, ये भी पूछा जा सकता है। और इसका जो उद्देश्य है, जो कामगार है ना, कामगार उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है आश्रय बीमा योजना का। ठीक है, तो देख लो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा। सबसे पहले इसमें आएगा 76, 2 आएगा, उसके बाद आएगा 96, 95, 96, 2 1 4 3, 2 1 4 3 इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गाजियाबाद, हमीरपुर, मिर्जापुर, हरदोई। देखो राजा टोडरमल भूलेख जो प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। कहाँ पर है? हरदोई में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, हरदोई में स्थित है। और यह कर्मचारियों को भूलेख प्रतिलिपि तैयार करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण करने के उद्देश्य से इस संस्थान का निर्माण किया गया है हरदोई में। ये देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य के संबंध में सही नहीं है? पहला देखो, अंतर जीखेड़ा से जौहरिक मृतबांडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं क्या? देखो अंतर जीखेड़ा से, बताइए कौन सा सही नहीं। तो देखो अंतर जीखेड़ा से जौहरिक मृतबांड के अवशेष प्राप्त हुए हैं, सही है ये तो। सहारनपुर के उल्लास में सुंगों एवं कुषाणों के समय आवासीय बस्तियां थी, ये भी ठीक है। देवी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, ये भी ठीक है। और देखो सैयद सलार मेले का आयोजन राज्य के फर्रुखाबाद जिले में होता है, ये गलत है। इसमें सैयद सलार जो मेला है इसका आयोजन होता है बहराइच में। कहाँ पर होता है? बहराइच में होता है, इस वजह से ये गलत है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? 1916 में बना था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना तो देखो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, इतना याद रख लेना। इन्हीं को महामना भी कहा जाता है, महामना। और इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न भी मिल चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश राज्य में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी? स्टार लगा लो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1992, 95, 2000 या 1997? बताइए। देखो स्कूल चलो अभियान की जो उत्तर प्रदेश में शुरुआत की गई थी ये 2000 में की गई थी। कब? 2000 में शुरुआत की गई थी। और इस अभियान के तहत देखोगे तो 6 से 11 वर्ष तक के या फिर 11 से 14 वर्ष के सभी जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया इसमें। इस अभियान के माध्यम से, स्कूल चलो अभियान के माध्यम से 6 से 11 वर्ष तथा 11 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और ये 4 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले जो जिले हैं श्रावस्ती में महीने भर चलने वाले स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी। कहाँ से शुरुआत की गई थी इसकी? श्रावस्ती से। ठीक है, सबसे कम साक्षर जिला भी है श्रावस्ती और नेपाल से सीमा बनाता है श्रावस्ती। देखो नेपाल से लगे हुए जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी किस तरह से याद कर सकते हो। जैसे सबसे पहले पीलीभीत, मैंने ट्रिक समझो, पीली खीर बावर्ची शांति से बनाता है, बलराम उसे सिद्धार्थनगर महाराजगंज ले जाते हैं। इस तरह से बनाई थी, पीली से, पीली खीर से, यानी पीली से हो गया पीलीभीत, खीर से हो गया लखीमपुर खीरी, पीली खीर बावर्ची, बावर्ची से हो गया बहराइच, शांति से हो गया श्रावस्ती बनाते हैं। बलराम
बलराम हो गया, बलराम से बलरामपुर हो गया, उसे सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज ले जा सकते हैं। तो उस हिसाब से याद कर सकते हो। 8-10 बार रिवाइज करोगे निश्चित याद हो जाएगी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29। माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? माहीगीर सोनभद्र, बिजनौर, बलिया, देवरिया, बताइए। देखो माहीगीर जो जनजाति है ये बिजनौर में पाई जाती है और ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया है माहीगीर जनजाति ने वर्तमान में। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? बिजनौर में, जो उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का बिजनौर, वहाँ पर पाई जाती है। और ये किससे? उत्तराखंड से सीमा बनाता है। ये देखो प्राचीन नाम एक साइड में और एक साइड में नगरों के नाम लिखे हुए हैं। महोदयश्री, महोदयश्री, महोदयश्री प्राचीन नाम था और इसका क्या वर्तमान में कन्नौज नाम है। और इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या है? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखो इसमें पहला महोदयश्री ये कन्नौज का ही प्राचीन नाम था, सही है बिल्कुल। मधुपुरी ये मथुरा का ही नाम है। मधुपुरी किसका है? मथुरा का ही है। कानापुर ये कानपुर को भी कहते थे। लेकिन बलवंत नगर ये बुलंदशहर का प्राचीन नहीं है। ये जो बलवंत नगर है ये किसका था? झांसी का प्राचीन नाम था, इस वजह से ये गलत है। तो दोस्तों इस तरह से आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। बताइए किस तरह के क्वेश्चन लगे, क्या कुछ सीखने को मिला, क्या फ़ायदा हुआ आज की क्लास से आपको। कल मिलेंगे फिर अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जब तक एग्जाम होगा इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो। जो तैयारी करते हो इस एग्ज़ाम की सभी के लिए फ़ायदेमंद होगी। 30 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं डेली। 30 से संबंधित समझोगे आप फैक्ट लगा करके तो 150 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं डेली। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पढ़ते रहो। कल मिलते हैं फिर, बाय।